आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। चैप्टर नंबर 9 ने बहुत अच्छी हमें नॉलेज दी फाइनेंस के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में। वहां से हमें ये सब पता चल गया कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग ना, जो एक कॉमर्स का बच्चा होता है उसे बहुत क्यूरियोसिटी होती है शेयर मार्केट के बारे में जानने की। उसे इस बात के बारे में भी जानना होता है कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है, प्लस ये जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं ये किस तरीके से पैसों का इंतजाम करती है और वो कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीके से पैसे हम लोग मार्केट से रेज कर सकते हैं। ठीक है। सो फाइनेंशियल मार्केट, देखो अगर सिर्फ नाम है मार्केट, तो मार्केट क्या है? मार्केट है बाजार। और बाजार को सिर्फ हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी जगह है। अच्छा, इसको मैं सिर्फ जगह नहीं कहूंगी, इसको मैं प्लेटफॉर्म भी कहूंगी, क्योंकि वो पहले का टाइम था, वो पहले का जमाना था जब सारी चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी। आजकल ऑनलाइन भी चीजें होती हैं, तो हमारी शेयर मार्केट तो वैसे भी ऑनलाइन चलती है। एक जमाना था कि जब वो भी ऑफलाइन चलती थी। तो बाजार को तो हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सामान को खरीदा और बेचा जाता है और बायर और सेलर आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है। अब मैं बाजार को अगर ऐसे डिफाइन करूं, मैंने कहा सब्जी मंडी, सब्जी का बाजार, तो यानी कि आप कहोगे कि मैडम ऐसी जगह है जहां पर सब्जियां बेची जाती हैं। मैं कह रही हूँ फर्नीचर मार्केट है, तो आप कहोगे मैडम ऐसी जगह है जहां पर फर्नीचर के अंदर हम डील करते हैं। मैं कह रही हूँ क्लॉथ मार्केट है, तो कपड़ों के अंदर डील करते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं? फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि यहाँ पर पैसों की डीलिंग हो रही है। तो क्या पैसे खरीदे बेचे जा रहे हैं? पैसे तो खरीदे बेचे नहीं जा रहे, लेकिन उससे जुड़ी चीजें खरीदी बेची जा रही हैं। ऐसी चीजों को यहाँ पर बाय और सेल किया जा रहा है जिससे आपको पैसे मिल सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। बेसिकली जिन चीजों से आप फंड रेज करते हो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, उन्हें फाइनेंशियल एसेट्स कहा जाता है। तो हम यहाँ पर उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट जो है ये फाइनेंशियल एसेट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक लोकेशन, आपको एक स्कोप देता है कि आप फाइनेंशियल एसेट्स को भी खरीदो और बेच सकते हो। ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट है क्या? इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पैसा मिलता है ना। अगर आपको पैसे की नीड है तो फाइनेंशियल मार्केट में आके आप पैसा ले सकते हो। पर फाइनेंशियल मार्केट के पास ये पैसा कहां से आता है? हम लोगों से। हम हाउस होल्ड्स कौन है? सेवर्स। हम ना बहुत अलग अलग जगह पर पैसा अपना सेव करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं अपना पैसा अगर बैंक में जमा करके आ रही हूँ ना, तो दैट मीन्स मैं भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हूँ। मैंने अगर उस पैसे के से अगर कोई स्कीम परचेज कर, जैसे कि आजकल हम म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, हम SIPs कराते हैं, तो ये क्या है? ये सब यही है कि मैं अपने पैसे का इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस फंड है जिसे मैंने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो मेरा पैसा, मैं एक सेवर हूं जिसने अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगाया, और इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जो उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये उन दोनों के बीच का लिंक है। मैं नहीं जानती बिजनेस फर्म को, मैं तो बैंक को जानती हूँ, या मैं उन लोगों को जानती हूँ जो मैं म्यूचुअल फंड्स वालों को जानती हूँ। मैं नहीं जानती कि बिजनेस फर्म कौन सी है, मैंने तो उनके पास अपना पैसा सेव किया है। अब आगे उनसे वो पैसा किसके पास जा रहा है? इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है। तो ये एक लिंक है उनके बीच में। ठीक है। आप इसे इंटरमीडियरी भी कह सकते हो। इंटरमीडियरी कौन होता है? बीच में एजेंट और मिडल मैन। ये हमारे सेवर्स की हेल्प करता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमसे फंड बोरो कर सकते हो। तो ये दोनों के लिए ही काम करता है। तो दोनों के लिए एक लिंक है कि दोनों को आपस में इनडायरेक्टली जोड़ रहा है। ठीक है। और ऐसा काम करके ना ये एक एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एलोकेटिव, अभी एलोकेटिव फंक्शन क्या होता है? इट रेफर्स टू लिंकिंग द सेवर एंड इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग द फंड्स बिटवीन देम। मोबिलाइजिंग मतलब यूटिलाइजिंग, चैनलाइजिंग। उनके बीच में फंड्स को घुमा रहा है ना, कि भाई पहला पैसा आया बैंक से, बैंक के पास आया फर्म के पास, फर्म ने फिर से कुछ काम किया होगा तो फिर से वो पैसा बैंक के पास आया। तो ये पैसा क्या है? घूम रहा है ना आपस में। तो यही फंक्शन क्या कहलाता है? एलोकेटिव फंक्शन। और इस एलोकेटिव फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्या? कि जो भी रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया जाता है हाउस होल्ड्स को वो हायर होना चाहिए। मैं क्यों बैंक के पास पैसा ज्यादा अपना लगाऊंगी, या मैं क्यों म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाऊंगी, मैं क्यों SIPs में लगाऊंगी? जब मुझे फायदा होगा तब ना। अगर मुझे फायदा नहीं हो रहा होगा ना, तो मैं कहूंगी भैया मैं अपना पैसा रिस्क में क्यों डालूं, मेरे घर में ही रखा अच्छा है ना। तो जो रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया जाता है हाउस होल्ड्स को वो कैसा होना चाहिए? हायर होना चाहिए। दूसरा,
जो अब आपको पता है, देखो पैसा ना लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेस स्केर्स होते हैं, कमी है हमारे पास उनकी, तो वो उन्हीं लोगों को अलॉट होने चाहिए, उन्हीं फर्म्स को देने चाहिए जिनके पास हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी हो इकोनॉमी के लिए। मतलब वो फर्म्स जो हमारी इकोनॉमी को और डेवलप कर सकती हो, उन्हें ही हम लोग पैसा बांटेंगे। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आ गई। तो बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम देखो है क्या, फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा है, ये शुरुआत होती है इसकी यहाँ से, हमारे हाउस होल्ड्स जो कि हम है सेवर्स, हम फाइनेंशियल मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं और हम बैंक्स में भी लगा सकते हैं। फिर ये बैंक बिजनेस फर्म को पैसा देते हैं, बिजनेस फर्म बैंक को भी दे सकती है। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस फर्म्स को भी पैसा दे सकते हैं और फिर वो पैसा फाइनेंशियल मार्केट में भी वापस आ सकता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है। तो ओवरऑल यहां से क्या हमने कंक्लूजन निकाला कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, एक ऐसी मार्केट जहां हम सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स को आपस में एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, हम पहले क्रिएट भी कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिएशन और एक्सचेंज दोनों होता है फाइनेंशियल एसेट का। अब मैं आपको एक आध नाम बताऊं फाइनेंशियल एसेट का, शेयर्स, डिवेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो इन्हीं सब चीजों में हम डील करते हैं, किसके अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि ये तो हमें पता चल चुका है कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, एक इंट्रो तो हमारा हो गया, बट कितने तरीके की मार्केट होती है हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स, वो देखते हैं। तो हमारे पास दो कैटेगरीज है मार्केट की, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। नाम क्या है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। देखो मनी मार्केट का तो नाम ही बताता है एक ऐसी मार्केट जहां पर पैसा मिलता है, और कैपिटल मार्केट भी यही बताती है कि एक ऐसी मार्केट जहां पर पैसा मिलता है, क्योंकि कैपिटल भी क्या होता है, द मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। तो हम इसको याद कैसे रखें, भाई दोनों ही ऐसी मार्केट है जो पैसा दिलवाती है। देखो कैपिटल की हम जब भी बात करते हैं ना, तो कैपिटल हमेशा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होती है, ठीक है, लेकिन पैसा तो हमें रोज ही चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए पैसा तो हमें रोज ही चाहिए, बट जो कैपिटल होती है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काउंट होती है। तो बस इसी से आप ये चीज ध्यान रख सकते हो कि मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो हमें एक साल तक के लिए पैसा देती है। चाहे मुझे एक दिन के लिए पैसा चाहिए हो, 2 दिन, 15 दिन, 1 महीना या पूरे 1 साल के लिए अगर पैसा चाहिए, तो मनी मार्केट है जो हमें वो पैसा देगी। उसके पास कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसके थ्रू हम 1 साल तक के लिए फंड रेज कर सकते हैं। बट अगर मेरी जरूरत 1 साल से ज्यादा के लिए, हमें 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, चाहे वो मीडियम टर्म नीड्स के लिए हो या लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए हो, तो हम जाएंगे कैपिटल मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट में कुछ ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो हमारी 1 साल से ज्यादा की जो पैसों की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करेंगे। ठीक है, और फर्दर जो कैपिटल मार्केट है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब जैसे कि हम लोग गाड़ी खरीदते हैं ना, तो गाड़ी या घर है हम लंबे समय के लिए खरीदते हैं, पर 2 तरीके हैं, 2 तरीके से हम खरीद सकते हैं इसको। एक होता है कि यार मैं बिल्कुल एक ब्रांड न्यू गाड़ी या अपना बिल्कुल एक नया घर बनवाऊं, या दूसरा क्या तरीका है, किसी की सेकंड हैंड गाड़ी हम खरीदते हैं या किसी का ऑलरेडी बनाया हुआ घर है उसी को हमने खरीद लिया। शेयर्स में भी ऐसा ही होता है, या तो हम बिल्कुल न्यू क्लास ऑफ शेयर्स खरीदते हैं जिनके अंदर हमने पहले कभी ट्रेड नहीं किया, कंपनी ने वो पहली बार शेयर इशू करे हैं, वो क्लास ऑफ शेयर्स पहली बार इशू किए गए हैं। और वहीं पर अगर हम कुछ ऐसे शेयर्स में डील कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग है, जो बार बार खरीदे और बार बार बेचे जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास दूसरी मार्केट है। तो जब आप न्यू सिक्योरिटीज में डील करते हो तो प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मतलब पहला ही होता है, और जब हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करते हैं यानी कि सेकंड हैंड, तो वो सेकेंडरी मार्केट। इसी को ही आप शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज कहते हो। तो अब पढ़ते हैं द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट, अच्छा क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि आपको फीचर्स लिखने, आपको वो कहेंगे कि डिफाइन मनी मार्केट एंड इट्स फीचर्स, तो देखो डिफाइन के लिए मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख दिया है, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप इन्हें फीचर्स में भी लिख सकते हो, चाहे मनी मार्केट आए चाहे कैपिटल मार्केट आए। तो मैंने सेपरेटली इसको नहीं लिखा क्योंकि टाइम वेस्ट भी है और यही सब चीजें हैं जो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो डिफरेंस पढ़ लोगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और डिफरेंस भी हो गया। तो सबसे पहले मीनिंग, मनी मार्केट क्या है, एक ऐसी मार्केट जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है आपके पास, जिसमें जितनी भी चीजें होंगी उनका मैच्योरिटी पीरियड मतलब कब पैसा भरना होता है, कब तक के लिए आपको पैसा मिल रहा है, तो 1 साल तक के लिए मिलता है। बट वहीं पे कैपिटल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल मार्केट ना पूरा एक नेटवर्क है, एक जाल है। जहां पर किस तरीके का जाल है, जहां पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट सिर्फ कुछ ही एरिया तक थोड़ी ना रिस्ट्रिक्टेड है, पूरा वर्ल्ड वाइड चलता है ये। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन लोग मनी मार्केट में आते हैं या फंड देते हैं या फंड लेते भी है, हमारा आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
ये है एनबीएफसीज। एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। आप जानते हैं? नहीं। देखो, एक होते हैं बैंक्स, एक होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। अब दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, बैंक किसी को भी अगर हमें जो बैंक कहना है ना, तो वो दो अगर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो मैं उस इंस्टीट्यूशन को कह दूंगी कि वो बैंक है। क्या है वो दो फंक्शन? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड लेंडिंग द मनी। अगर एक इंस्टीट्यूशन आपकी डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करता है और आपको बदले और कभी अगर आपको लोन वगैरह की जरूरत है तो पैसा भी देता है, तो वो एक बैंक है। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज बैंक की तरह काम करती है, लेकिन ये दोनों रोल प्ले नहीं करती। ये सिर्फ आपको फंड देती हैं, आपसे फंड एक्सेप्ट नहीं करती, यानी कि डिपॉजिट्स नहीं लेती है। अब जैसे कि आपने सुना होगा मुथूट फाइनेंस, ये आपके गोल्ड के बदले में आपको पैसा देते हैं ना, बट आपके डिपॉजिट थोड़ी एक्सेप्ट करते हैं। इनका काम क्या है? सिर्फ गोल्ड लोन देना, है ना। तो ये है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी हो सकती है, इसके अंदर लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं। वहीं पे कैपिटल मार्केट की मैं बात करूं तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग ही होंगे, आरबीआई, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। थर्ड वन इज इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे वो कौन से तरीके हैं जिससे हम फंड रेज कर सकते हैं? पहले ये इनकी डिटेल भी हमारे कोर्स में थी, बट अब ओमिटेड हो चुकी है, ठीक है। तो सिर्फ हमें नाम याद रखना है। एक होते हैं ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, और भी दो तीन होते हैं, बट हमें सिर्फ नाम याद रखने हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं तो ये तो वैसे भी हम जानते हैं, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, कहाँ कितना पैसा लगता है? देखो, जितनी आप कम क्वांटिटी वाली चीज खरीदोगे कम समय के लिए तो हमेशा कॉस्टली ही होती है। कहते हैं ना, बल्क क्वांटिटी के अंदर आपको सस्ता सामान मिलता है। तो बिल्कुल वही वाली बात है कि मनी मार्केट में आप शॉर्ट टर्म फंड रेज करते हो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो एक यूनिट की वैल्यू होती है ना, वो हाई होती है, ये एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं अगर ट्रेजरी बिल की ही बात करूं ना, तो ट्रेजरी बिल सबसे छोटा 25,000 रुपए का मिलता है, और उसके बाद वो उसके मल्टीपल्स में मिलता है, मतलब 50,000, 75,000, 1 लाख, इस तरीके से। बट वहीं पे अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो 10 रुपए का शेयर भी मिल सकता है। एक शेयर अगर आपको खरीदना है तो आप एक शेयर भी खरीद सकते हो। चलो मैं कहती हूँ 10 रुपए का नहीं, एक शेयर अगर 1,000 रुपए का भी है तो भी सस्ता है ना, 5,000 का भी है तो भी सस्ता है ना। एक यूनिट यहाँ पर सस्ती होती है, कहां पर? कैपिटल मार्केट के अंदर। बट मनी मार्केट के अंदर आपकी एक ही यूनिट हाई और एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। ड्यूरेशन, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए, और ये हमारे मीडियम और लॉन्ग टर्म को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये 1 साल से ज्यादा के लिए हो सकते हैं। लिक्विडिटी, यानी कि कौन से इजीली कैश में कन्वर्टेबल होते हैं, कहां पर आप जल्दी जल्दी पैसों में डील कर रहे हो? ऑब्वियसली मनी मार्केट के अंदर। तो ये हाईली लिक्विड होती है, और कैपिटल मार्केट लेस लिक्विड होती है। रिस्क की अगर मैं बात करूं तो देखो ये लेस रिस्की है। क्यों? क्योंकि आप कम समय के लिए पैसा दे रहे हो ना, कम समय के लिए और कम अमाउंट दे रहे हो। अमाउंट भी कम है, टाइम पीरियड भी कम है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो ये कम रिस्की है। बट वहां पे आप बहुत ज्यादा पैसा देते हो और लंबे समय के लिए देते हो, तो वो आपके लिए ज्यादा रिस्की है। रिटर्न, भाई जहां रिस्क ज्यादा होगा रिटर्न भी वहीं ज्यादा होगा। जहां आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करी होगी आपको रिटर्न भी वहीं पे ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए मनी मार्केट में जो रिटर्न है वो जनरली लो रहते हैं, बट कैपिटल मार्केट में वही रिटर्न हाई होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। फिर से वही बात की, पहले ना प्राइमरी मार्केट के बारे में भी बहुत सारी डिटेल थी जो हमें पढ़नी होती थी। हमें पढ़ने होते थे मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट। मींस कि अगर हमें प्राइमरी मार्केट के अंदर फंड रेज करना है तो उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहले वो भी हमारे कोर्स में था, लेकिन अब वो भी ओमिटेड हो गया। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक्स है ना बहुत शॉर्ट में रह गए हमारे पास, हमें सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट समझना है और दोनों के बीच का डिफरेंस। तो मैंने यहाँ पर अलग से कॉन्सेप्ट्स नहीं लिखे हैं, यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिख दिया है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो मीनिंग के साथ आप इनके पॉइंट्स लिख सकते हो, तो वो कॉन्सेप्ट में कवर हो जाएंगे, ठीक है। फीचर्स पूछे या कॉन्सेप्ट वैसे पूछ ले तो आप ये लिख सकते हो, ठीक। तो डिफरेंस होता क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में? ये बात तो हमें पता चल चुकी है कि प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो नए शेयर्स को ही इश्यू करती है, न्यू सिक्योरिटीज। देखो मैं शेयर्स ही नहीं बोलूंगी सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कैपिटल मार्केट की तो सिर्फ शेयर्स ही नहीं होते वहां पे, और भी बहुत सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि डिवेंचर्स हैं या फिर बॉन्ड्स हैं, तो ये शेयर्स में नहीं आते हैं, तो हम यहाँ पे बोलते हैं सिक्योरिटीज। तो मैं आज सिक्योरिटीज बोलूंगी तो आपको समझ जाना है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी मार्केट क्योंकि न्यू सिक्योरिटीज में डील करती है और सेकेंडरी मार्केट
एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करती है। तो मीनिंग हमारा यही कहता है दैट इट रेफर्स टू द मार्केट वेयर इन द सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये वो मार्केट है जहां पर आप सिक्योरिटी को सबसे पहली बार बेचते हो। वहीं पे सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है, इट रेफर्स टू द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो मेन वर्ड क्या है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज और द फर्स्ट टाइम, कि यहाँ पे पहली बार बेचा जा रहा है और यहाँ पर बार बार बेचा जा रहा है। उसके बाद अनदर नेम, इसको न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, निम, NIM, शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो इसे न्यू इशू मार्केट कहते हैं और इसे स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। नेचर ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे जो सिक्योरिटीज है वो कौन सी है, न्यू सिक्योरिटीज है, न्यू इश्यूज है बाय द न्यू कंपनीज, या फिर न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय द एग्जिस्टिंग कंपनीज। मतलब कि सिक्योरिटी सिर्फ न्यू है, दोनों केसेस में आप देखो सिक्योरिटी न्यू है, कंपनी नई भी हो सकती है और कंपनी पुरानी भी हो सकती है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर लेकिन क्या हो रहा है, इट डील्स विद द सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ओनली। यहां पर आप सिर्फ न्यू सिक्योरिटीज में डील करो, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करते हो, यहां नई सिक्योरिटीज बिल्कुल नहीं होती है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन, कैसे करते हैं ये लोग काम, यहां कंपनी चाहे तो इन्वेस्टर्स के साथ डायरेक्टली डील कर सकती है, या बीच में कोई इंटरमीडियरी भी हो सकता है, यानी कि कोई ब्रोकर, कोई मिडलमैन हो सकता है। इधर सेकेंडरी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो हियर द ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इज एक्सचेंज बिटवीन द इन्वेस्टर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंपनी। यानी कि यहां पर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है, बट यहां पे कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे जब आप एक नया घर बनवाते हो तो आपकी बिल्डर के साथ डीलिंग है ना, लेकिन जब आप किसी और का घर खरीदते हो तो जो एग्जिस्टिंग उसका जो यूजर होगा सिर्फ आपका उसके साथ डीलिंग चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली डील करती है, यहाँ पे कंपनी की डीलिंग नहीं होती है। तो इस वाले पॉइंट से भी ना कुछ घुमा फिरा के कुछ पूछा जा सकता है आपसे, तो ये पता होना चाहिए कि कंपनी का इन्वॉल्वमेंट किस में होता है, प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कैपिटल फॉर्मेशन, ये डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि यहाँ पर सेवर और इन्वेस्टर्स के बीच में डायरेक्ट लिंक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली हो रहा है। बट यहाँ पे यही काम इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हो, शेयर्स में डील करते हो, फिर शेयर्स को कैश में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो री इन्वेस्ट किया जाता है, फिर वो री इन्वेस्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो एक ही बार इन्वेस्टमेंट हो रही है, यहाँ बार बार हो रहा है वो काम। बाइंग और सेलिंग, प्राइमरी मार्केट में सिर्फ खरीदारी हो रही है, ओनली बाइंग हो रहा है, मतलब न्यू इश्यूज है यहाँ पे क्योंकि, बट यहाँ पे बाइंग और सेलिंग, क्योंकि आप बार बार खरीद रहे हो, बार बार बेच रहे हो, सारे काम करोगे आप। यहाँ पे प्राइस कैसे डिसाइड होती है, क्योंकि कंपनी से स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट ही है जो प्राइस डिसाइड करेगा। बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर ये पूरी मार्केट हो गई एक तरीके से, यहाँ तो आप कह सकते हो कि सिर्फ एक कंपनी है, बट यहाँ पूरी मार्केट है, और मार्केट में आपको भी याद होगा कि किस तरीके से प्राइस डिसाइड किया जाता है। ये हमने इको में भी पढ़ा है कि एक हमारा डिमांड कर्व होता है, एक हमारा सप्लाई कर्व होता है, जहां दोनों इंटरसेक्ट कर जाते हैं वहीं पे प्राइस डिसाइड हो जाती है मार्केट के अंदर। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, ये हमारे डिमांड और सप्लाई की हेल्प से ही डिसाइड किया जाएगा। लोकेशन, प्राइमरी मार्केट की कोई लोकेशन नहीं होती है, ये ओवर द इंटरनेट आप इसको मैनेज करते हो। बट सेकेंडरी मार्केट ओवर द इंटरनेट तो है ही, स्टॉक मार्केट ओवर द इंटरनेट है, बट एट द सेम टाइम हमारे पास इसके कुछ फिजिकल लोकेशंस भी एग्जिस्ट करती है। यस, ये कुछ स्पेसिफाइड प्लेसेस पे भी है, जैसे कि दो मेन जो है हमारी NSE और BSE, इनको तो हम जानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। हाँ जी, सो चैप्टर नंबर 10 में अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि देखो प्राइमरी मार्केट जो थी वो तो एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर हम न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज करते हैं, यानी कि बिल्कुल फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज होते हैं जिनमें डील किया जाता है। बट जो सेकेंडरी मार्केट है वो हमें एक स्कोप देती है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है, जिन सिक्योरिटीज में आप ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हो, आप उनको बार बार सेल और बार बार परचेज कर सकते हो। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट प्योरली आपकी स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। तो हम बेसिकली यहाँ पे पढ़ी सेकेंडरी मार्केट के बारे में रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि सेकेंडरी मार्केट का ही पार्ट है। तो सबसे पहले मीनिंग से समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट, हमारे पास इस एक्ट के अंदर इस स्टॉक एक्सचेंज की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है, जिसमें ये बताया गया दैट स्टॉक एक्सचेंज रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन और द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, यानी कि ये कोई एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है जिसको आपने इनकॉर्पोरेट करा रखा हो या ना करा रखा हो, कॉन्स्टिट्यूटेड किस लिए बनाई गई है, फॉर द पर्पस ऑफ, किस चीज के पर्पस के लिए, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो असिस्टिंग का मतलब क्या होता है, हेल्प,
रेगुलेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स में काम करते हो, तो शेयर मार्केट में काम कैसे किया जाएगा उसका रेगुलेशन बताता है ये। और कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि सेल एंड परचेज के बिजनेस को कंट्रोल भी करना है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज का एस्टैब्लिश किया गया हेल्प करने के लिए, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए कि बाइंग एंड सेलिंग कैसे होगी शेयर्स की, एट द सेम टाइम उसको कंट्रोल भी करना है। देखो रेगुलेशन के साथ कंट्रोल अपने आप आ जाता है। क्या कर रहे हैं, किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, द बिजनेस। किस चीज का बिजनेस है, और यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग, हम यहाँ पे खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं या डील कर रहे हैं किसके अंदर, सिक्योरिटीज के अंदर। तो सिक्योरिटीज क्या है यहाँ पे, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, स्टॉक्स, ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। मीनिंग क्लियर हो गया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिसको इसलिए बनाया गया ताकि हम शेयर्स के, ताकि हम सिक्योरिटीज का जो बिजनेस है हमारा, इसको असिस्ट कर सके, रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके, क्योंकि हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है, इसके टोटल नंबर ऑफ 6 फंक्शन है। इसमें सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, सेकंड प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, थर्ड सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, फोर्थ कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, फिफ्थ स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कर्ड, और सिक्स्थ है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। अब वन बाय वन बहुत डिटेल में समझते हैं इन फंक्शंस को। ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट पूछा जाता है, मतलब इसका केस स्टडी में आने के चांसेस कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली पूछा गया है, बट अगर केस स्टडी में आता है तो पहचानने में दिक्कत होती है, इसे थोड़ा डिटेल में आराम से समझना। पहला पॉइंट ये कहता है, देखो सपोज करो कि आपके पास एक यूज्ड कार है। अगर मुझे एक नई कार खरीदनी है तो मुझे पता है कि नई कार तो शोरूम से ही खरीदी जाती है, बट अगर मुझे कोई पुरानी कार खरीदनी या बेचनी है तो मैं कहाँ जाऊं उस पुरानी कार को खरीदने या बेचने के लिए। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास इस काम को करने के लिए, और ऑफलाइन में बहुत सारी ऐसी दुकानें आपको मिल जाती है जहां जाकर आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से शेयर्स के अंदर भी ये बात आती है कि अगर हमारे पास न्यू क्लास ऑफ शेयर्स है तो एक कंपनी डायरेक्टली उस काम को कर सकती है। हमने पढ़ा था कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, यानी कि हमारे न्यू क्लास ऑफ शेयर्स है, एज अ कंपनी हम उसको डायरेक्टली बेच सकते हैं। बट बात आती है यूज्ड, बात आती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की, कि अगर कोई ऐसे सिक्योरिटीज है जिनको ऑलरेडी हम ट्रेड कर चुके हैं जिसके अंदर, तो उसको कैसे बेचेंगे, उसको कैसे कैश में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके लिए कौन सी मार्केट होती है। तो उसके लिए आपके पास मार्केट का नाम क्या है, स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट। तो उन्होंने यही बोला इस वाले पॉइंट में, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। मार्केटेबिलिटी मतलब जहां पर आप इसे एज अ गुड समझते हो ना, हाँ, जैसे आप सामान को खरीदते बेचते हो ऐसे आप शेयर्स के साथ भी ये काम कर सकते हो। सो इट प्रोवाइड्स अ रेडी मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। आपके पास एक मार्केट रेडी है जहां जाकर आप अपने शेयर्स को या अपने सिक्योरिटीज को बेच सकते हो। एंड इट गिव्स द इन्वेस्टर द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। अब अगर आप एक इन्वेस्टर हो उस मार्केट के अंदर तो आपको एक चांस मिलता है, आप एक काम करो, आपने जो पैसा लगा रखा है उस पैसे को वापस निकाल लो, यानी कि शेयर्स बेच दो। भाई आपने पहले किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, सिक्योरिटीज खरीद रखी है, आप उसको बेच दो, पैसा वापस आ जाएगा। फिर किसी और कंपनी के देख लो शेयर्स जहां पर आपको लगता है कि फायदा हो रहा है, वहां पे दोबारा इन्वेस्ट कर दो, तो आपको चांस मिल रहा है कि आप अपने पैसों से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हुआ ये। सेकंड पॉइंट, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब जैसे हम किसी भी दुकान पे जाते हैं सामान को खरीदने के लिए, तो वो दुकानदार हमें उस सामान की प्राइस बता देता है और फिर हम देख लेते हैं कि हमें वो सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है। आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर भी आप जब किसी वेबसाइट को देख रहे होते हो तो वहां पर उनकी प्राइसिंग भी तो लिखी होती है ना, विद डिस्काउंटेड प्राइस, सब कुछ लिखा होता है। अब जब शेयर्स में हम डील कर रहे होते हैं तो शेयर तो देखो ऐसी चीज है जिसकी प्राइस बढ़ती और घटती रहती है, ये बात हम सभी जानते हैं कि शेयर्स की जो प्राइसेस है उनकी फ्लक्चुएशंस होती है। तो ऐसे में हमें कैसे प्राइस के बारे में पता चलेगा, तो यहाँ पे पहली बात तो प्राइस डिसाइड कैसे होती है। जिस तरीके से नॉर्मल गुड्स की प्राइस डिसाइड होती है ना मार्केट फोर्सेस से, डिमांड और सप्लाई, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी प्राइस डिसाइड की जाती है कि डिमांड ऑफ सिक्योरिटीज क्या है, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज क्या है, जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां प्राइस डिसाइड हो जाएगी। बट अब क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वैल्यूएशन होता है सिक्योरिटीज का। आप जो बहुत सारे ऐसे बिजनेस न्यूज चैनल्स हैं जैसे सीएनबीसी है, बीसीसी है, वहां पे आप देखोगे नीचे ना ऑलरेडी फ्लैश होता रहता है कि निफ्टी कितना चल रहा है, सेंसेक्स कितना चल रहा है। बेसिकली वो आपको प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज ही बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वैल्यूएशन चलता है। किसी स्टॉक मार्केट जैसे बीएससी एनएससी में देखोगे वहां पे भी प्राइसेस चल रही होती हैं,
कि हमारे पास इस टाइम पे हमारे स्टॉक की प्राइसेस क्या चल रही है। तो कंटिन्यूअसली आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है प्राइस के बारे में, तो उस हिसाब से आप खरीद या बेच सकते हो। ठीक है। थर्ड, ट्रांजेक्शन की सेफ्टी। शेयर मार्केट को बोला जाता है कि बहुत रिस्की है, और मैं कहूंगी रिस्की तो है। अब देखो कोई भी बिजनेस हो, बिना रिस्क के तो कोई भी बिजनेस नहीं होता, चाहे आप कैसा भी काम कर लो। अब यहाँ पे फिर रिटर्न के चांसेस भी तो उतने हैं, तो रिस्क तो है। जब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं बना था ना, तब तो ये रिस्क बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके आ जाने के बाद हमारी स्टॉक मार्केट काफी हद तक सिक्योर हो चुकी है। वो हमारी गलती होती है कि हम अपनी कम इंफॉर्मेशन की वजह से हम धोखा खा जाते हैं, हम अनरजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ डील करते हैं, हम ऐसी एप्स के धांधलेबाजी में फंस जाते हैं जिनके धांधलेबाजी में हमें नहीं फंसना चाहिए। तो ये हमारी इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है, हमारी गलती होती है कि हमने इंफॉर्मेशन पूरी कलेक्ट नहीं करी। बल्कि स्टॉक मार्केट हमारी ट्रांजेक्शन की सेफ्टी देती है। कैसी? पहली बात तो यहाँ जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाहे आप एक इशूअर हो, चाहे आप एक इन्वेस्टर हो, चाहे आप एक ब्रोकर हो, आपको एक मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी। तो मेंबरशिप वेल रेगुलेटेड होती है कि अगर कोई बंदा है तो वो उसके पास मेंबरशिप होगी। वहां की डीलिंग जितनी भी होती है वो लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होती है। हमारी सेबी ने बहुत सारी गाइडलाइंस बना रखी है जिसके अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में काम किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए ध्यान रखा जाता है कि उन्हें सेफ और फेयर डील ही मिले। आजकल डीमेट अकाउंट खुल चुका है भाई, पहले ऑफलाइन चलती थी हमारी शेयर मार्केट भी, अब ऑनलाइन चलती है डीमेट अकाउंट के थ्रू। तो डीमेट अकाउंट ने तो इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दे दी है कि अगर आपको पता है शेयर मार्केट के बारे में तो आप खुद ही चेक कर सकते हो आपके अकाउंट में कितने शेयर्स है, कितने नहीं है, कितने खरीद रहे हो, कितने बेच रहे हो, ये सब चीज आप खुद भी देख सकते हो। भले आप किसी एजेंट से उसको मैनेज कराते हो, बट अपने फोन में भी देख सकते हो आप उसे। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है और ट्रांजेक्शन बिल्कुल हमारी सेफ होती है। ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये शेयर मार्केट, कहते हैं ना कि शेयर मार्केट डाउन हो गई है, और जैसे शेयर मार्केट डाउन होती है तो कहते हैं इकोनॉमी डाउन हो गई है। तो शेयर मार्केट काफी हद तक किसी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है? देखो यहाँ पर ना बहुत अच्छे तरीके से पैसे का इस्तेमाल होता है। मैंने 1000 रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, ठीक है। सपोज करो मैंने 1000 का शेयर खरीदा था, 2 दिन बाद ही वो शेयर 1100 रुपए का हो गया, तो मेरे को 100 रुपए का फायदा हुआ। मैंने वो 100 रुपए निकाले नहीं, मैंने वो 100 रुपए री इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है। तो अब मेरे पास 1100 का शेयर है, एक तरीके से मेरे 1100 रुपए इन्वेस्ट हो गए हैं। अब मुझे जो रिटर्न मिलेगा, देखो हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर रिटर्न भी तो मिलता है। अब जो मुझे रिटर्न मिलेगा, जो पहले 1000 रुपए में मिल रहा था वो 1100 पे मिलेगा, जबकि मेरी जो रियल इन्वेस्टमेंट थी वो कितने की थी? 1000 की थी वो इन्वेस्टमेंट, लेकिन अब वो कितने की हो चुकी है? 1100। सपोज मैं उसके ऊपर फिर और अर्न कर पा रही हूँ, वो 2000 का हो गया। तो ऐसे आप क्या करते हो, और एक जगह से पैसा निकालते हो दूसरी जगह पर लगाते हो, तो आप पैसे से पैसा कमा रहे हो। एक टाइम ऐसा आता है कि जो आपकी रियल इन्वेस्टमेंट होती है वो रिकवर हो जाती है, फिर आप अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हो, और होता भी यही है। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर हमारे पास एक प्रोसेस है डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट। आप पैसा लगा रहे हो, निकाल रहे हो, नई जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो, जिससे आपकी सेविंग मोस्ट प्रोडक्टिव एवेन्यूज, यानी कि मोस्ट प्रोडक्टिव जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें जाकर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो अपनी सेविंग्स का, जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? पैसे से पैसे को बनाना, और इसी की वजह से क्या हो जाती है? इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। अब ये पॉइंट क्या कहता है, बाकी सब चीजें ना फिर भी देख के पता चल रही है, ये नया, ये लास्ट के दो एक अलग सा ही नाम बताते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। अब स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट का एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सपोज एक ना हमारे एलईडी बल्ब की कंपनी है, ठीक है। उस एलईडी बल्ब की कंपनी का ना काम इस टाइम पे क्या हो रहा है कि फंडामेंटल लॉसेस हो रहे हैं। जो कंपनी की जो नेटवर्थ है वो तो अच्छी खासी है, $50 मिलियन के अराउंड उसकी नेटवर्थ है, बट अगर मैं वैसे देखूं कंपनी की वर्किंग तो थोड़ी वो डाउन जा रही थी, कुछ लॉसेस हो रहे थे। तो ऐसी कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन कैसी हो जाती है? फिर नेगेटिव हो जाती है। तो क्या हुआ, मार्केट में एक न्यूज आई कि उस एलईडी कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, जिसकी वजह से उनकी जो टर्नओवर है वो इंक्रीज होने वाली है, या फंडिंग हुई है या फिर उनको एक ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसकी वजह से उनकी टर्नओवर इंक्रीज होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। तो जब ये न्यूज मार्केट में स्प्रेड हुई तो उनके एक शेयर की कीमत पहले 1000 रुपए थी, वो तुरंत 1500 रुपए हो गई। अब मार्केट में एक न्यूज आई, अब लोग क्या करेंगे? हेवीली परचेज करेंगे उसके शेयर्स को। अब यहाँ हेवीली उसके शेयर्स को परचेज करेंगे। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स का बिहेवियर चेंज हुआ। पहले वो लोग यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे उस एलईडी कंपनी में, क्यों? क्योंकि उसके इनसिग्निफिकेंट लॉसेस थे। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर एक ऐसी न्यूज आई, लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया, इन्वेस्टर्स का बिहेवियर चेंज हुआ, और उन्होंने वो भूल गए कि कंपनी लॉस में थी, और वो
क्योंकि मार्केट प्राइस बढ़ गई उनके शेयर्स की, तो लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब अगर कल को वो ऑर्डर नहीं मिलता है तो लोग क्या करेंगे, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी ना, वो क्या करेंगे, फिर से अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर देंगे। भाई अब उन्हें फायदा नहीं होने वाला है ना, बट कल को अगर उनको ऑर्डर मिल जाता है तो शेयर प्राइस और बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, तो ये जो हमारे इन्वेस्टर अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं ना, खरीदना, बाइंग और सेलिंग का डिसीजन जो चेंज कर रहे हैं ना अपने बिहेवियर को, इसे बोलते हैं इक्विटी कल्ट। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज ये सारी चीजों के बारे में बताती है ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स है उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो सके। सो इट एंश्योर्स अ वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप बाय रेगुलेटिंग द न्यू इश्यूज, कि नए नए इश्यूज आएंगे, बेटर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यहाँ पर सही तरीके से ट्रेड किया जाए इस बात का ध्यान दिया जाएगा, एंड एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स। तो यही सब चीजें समझाएगी स्टॉक मार्केट कि किस तरीके से आपको कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कब इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ठीक, लास्ट, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। अब स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है कि जहां पर चांसेस है, जहां पर जब हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक चांस ये भी है कि हमें प्रॉफिट हो सकता है और एक चांस ये भी है कि हमें लॉस हो सकता है। मार्केट आपको पता है पूरी रिस्की है, प्राइस बढ़ते घटते रहते हैं। तो यहाँ पर स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विद द व्यू ऑफ अचीविंग द प्रॉफिट्स, कि जहां पर हमारा जो सोच है वो ये है कि हमें प्रॉफिट चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हो सकता, बट हम दोनों चीजों को देखते हुए चल रहे हैं। सो दिस इज स्पेक्यूलेशन। अब स्पेक्यूलेशन यहाँ पर अलाउड है या नहीं? हम ना जब भी ये वर्ड बोलते हैं स्पेक्यूलेशन या स्टॉक मार्केट, तो लोगों के मुंह से एक शब्द निकलता है कि ये सट्टा है, सट्टेबाजी है। बट शेयर मार्केट इज नॉट सट्टेबाजी, ये कोई सट्टेबाजी नहीं है, क्योंकि सट्टेबाजी तो बेटिंग होती है आपकी, वो बेटिंग वाली चीज को आप सट्टेबाजी कह सकते हो। बट यहाँ पर ना आप एक बिजनेस कर रहे हो, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि इट इज अ बिजनेस। ठीक है, और हर बिजनेस में जैसे प्रॉफिट और लॉस के चांसेस होते हैं, ऐसे हमारे शेयर मार्केट के अंदर भी प्रॉफिट और लॉस के चांसेस होते हैं। जब आप कहीं बिजनेस डीलिंग करते हो तो आप सोचते हो ना कि पैसा डूब भी सकता है, पैसा आ भी सकता है। तो इसी तरीके से जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं ना, तब भी हम एक अनुमान लगाते हैं, बट उस अनुमान को ना यहाँ पे शेयर किया जाता है। तो वो कहते हैं कि आप इस काम को कर सकते हो ना रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर, हेल्दी स्पेक्यूलेशंस आर अलाउड। क्योंकि अगर आप ना ये अनुमान लगा रहे हो कि यार 100 का शेयर है, कल को 1000 का हो जाएगा, तो ऐसे आप मार्केट को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो ऐसे स्पेक्यूलेशंस अलाउड नहीं है। हेल्दी, कंट्रोल्ड और रिस्ट्रिक्टेड मैनर में आप ये स्पेक्यूलेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे 6 फंक्शंस थे स्टॉक एक्सचेंज के, कि हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बेचने में और खरीदने में मदद करते हैं, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज की कंटिन्यूएशन में हमें वैल्यूएशन और इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे सेफ है क्योंकि सब कुछ वेल रेगुलेटेड है, यहाँ पर पैसे को डिसइन्वेस्ट और री इन्वेस्ट किया जाता है जिससे कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, यहाँ लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है क्योंकि यहाँ पर ये लोग कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड कराते हैं, लोगों को ऑनरशिप के बारे में समझाते हैं ताकि उनके बिहेवियर में चेंजेस आ सके। यहाँ पर आपको अलाउड किया जाता है स्पेक्यूलेशन के बारे में कि कहाँ पे चांसेस ऑफ लॉसेस है और कहाँ पे चांसेस ऑफ गेन्स है। ठीक है, बंद करो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट। अभी डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? देखो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पहले जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था ना शेयर मार्केट के अंदर, वो एक ऐसा मेथड था जहां पर ऑफलाइन डीलिंग होती थी, मतलब एक वैसे बाजार की तरह की शेयर्स को बेचा जाता था। तो उस टाइम पर जब शेयर्स को बेचा जाता था तो हमने किसी को शेयर बेच दिए हैं, उसके लिए एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता था जिसे बोलते थे शेयर सर्टिफिकेट। एक फिजिकल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता था जिसको शो करके आप ये बता सकते हो कि आपने इस कंपनी के अंदर इतना का पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, बट इस शेयर सर्टिफिकेट के साथ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। कैसी प्रॉब्लम थी? फट जाए, चोरी हो जाए, और नकली सिग्नेचर बनवाकर भी, नकली सिग्नेचर करके लोग फेक सर्टिफिकेट्स बना लिए करते थे। और तुम्हें तो पता ही हमारे यहाँ के लोग इतने जुगाड़ू हैं। तो ऐसे में एक नीड अराइज हुई कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, इस तरीके से न जाने कितने फेक शेयर होल्डर्स है हमारे पास। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और फिर हमारे पास जब ऑनलाइन मोड आया शेयर मार्केटिंग का, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब आपके सामने एक ऑप्शन है, आप चाहे तो अपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को एक ऑनलाइन बुक एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहें, जैसे मेरे हाथ में कैश है, अगर मैं उस कैश को अपने बैंक में डिपॉजिट कर देती हूँ तो मेरी मोबाइल ऐप में मेरा बैलेंस रिफ्लेक्ट होता है ना, और मैं उस बैलेंस से अपने उस बैंक में जो मेरा पैसा जमा है, क्या उससे मैं खरीदारी नहीं कर सकती? कर सकती हूँ ना। जैसे मैं नॉर्मल कैश में नहीं कर सकती, उस तरीके से मैं अपने
मेरे मोबाइल में, मेरे जो बैंक अकाउंट में जो पैसा है उससे भी तो डील कर सकती हूँ। और कैश का तो क्या होता है, चोरी हो जाए भाई, और अगर नोट फट जाए, बिल्कुल सेम यही चीज तो यहाँ पर भी चल रही थी। तो हमने अपने शेयर होल्डर्स को, हमने अपने इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन दिया कि यहाँ पर आप अपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कर सकते हो, जहां पर आपको अपना शेयर सर्टिफिकेट हमारे पास सबमिट करना होगा। बदले में हम आपका एक ऑनलाइन अकाउंट ओपन करेंगे और ये शो कर देंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है। ठीक है, तो कन्वर्टिंग द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट into an online book entry is known as dematerialization. Definition: the process of holding the securities in electronic form is known as dematerialization. But अगर आप चाहे तो उस ऑनलाइन एंट्री को दोबारा शेयर सर्टिफिकेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है डीमेटलाइजेशन। ठीक है, फिजिकल सर्टिफिकेट से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना डीमेटलाइजेशन, और फिर से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में आना इज रीमेटलाइजेशन। ठीक है, इस डीमेटलाइजेशन से ही निकला है डीमेट। डीमेट डीमेटलाइजेशन की आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब जो ये डीमेट अकाउंट है ये कैसे काम करता है उसको समझने से पहले हम एक और टर्म समझते हैं विच इज नोन एज डिपोजिटरी। डिपोजिटरी क्या होता है? आप कह रहे हो कि सबमिट करना है शेयर सर्टिफिकेट, कहाँ जाके सबमिट करना है? तो वो होते हैं हमारे डिपोजिटरी। डिपोजिटरी वो इंस्टीट्यूशन, वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो आपकी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करेंगे। मतलब इन्हीं के पास जाकर आप अपने फिजिकल सर्टिफिकेट सबमिट करोगे और ये फिर आपके उन सिक्योरिटीज को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करेंगे। और ठीक है, अच्छा ये जो डिपोजिटरी है, इंडिया के अंदर 2 डिपोजिटरी है, ये याद रखना है। इंडिया के अंदर 2 मेन डिपोजिटरीज है, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरीज लिमिटेड NSDL और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL। ये पहली और लार्जेस्ट डिपोजिटरी है जिसको प्रमोट करते हैं एज अ जॉइंट वेंचर फॉर IDBI, UTI और NSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड सेकंड लार्जेस्ट होती है, जिसको प्रमोट किया गया है BSE यानी कि हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया के। सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। पहली कौन सी है? NSDL, और दूसरी कौन सी? ठीक है, 2 डिपोजिटरी है। अब समझते हैं कि डीमेट अकाउंट कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको एक डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को चूज करना होगा कि किससे को आप ये काम कराना चाहते हो, चाहे वो एक बैंक हो, ब्रोकर हो या कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हो, आप पहले उसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, जैसे अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो सबसे पहले आप डीलर का सिलेक्शन करते हो ना, तो ऐसे यहाँ पर भी आप वही काम करोगे। या आपको एक बैंक अकाउंट खोलना होता है तो आपको पहले ये देखना होता है ना कि कौन से बैंक में जाके अकाउंट खुलवाना है, कौन सा अकाउंट खुलवाना है। तो पहला काम आपने बेसिकली वही किया। उसके बाद एक फॉर्म फिल करते हो, अकाउंट खोलने के लिए भी फॉर्म फिल करते हो अपनी पर्सनल डिटेल्स के साथ। यहाँ भी यही करना है, आप एक अकाउंट ऑप्टिक फॉर्म भरोगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी पैन कार्ड डिटेल्स, आधार कार्ड डिटेल्स, ये सब। उसके बाद आप अपने फिजिकल सर्टिफिकेट को सबमिट करोगे अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाकर उस फॉर्म के साथ। एक रिक्वेस्ट फॉर्म आप यहाँ पे लगाओगे कि हमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास जो भी शेयर्स थे वो पब्लिक ऑफर के थ्रू खरीदे, पब्लिक ऑफर मतलब डायरेक्टली कंपनी से खरीदे आपने, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में जो भी आपके शेयर्स होंगे उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्रेडिट मतलब जैसे बैंक का क्रेडिट हमारा डेबिट होता है ना, ऐसे डीमेट का क्रेडिट हमारा डेबिट है। मतलब हमारे पास इतने शेयर्स है तो अगर आपने डायरेक्टली खरीदा तो ये काम डायरेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपने ब्रोकर के थ्रू ये काम किया है तो पहले ब्रोकर जो है वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को कहेगा कि अकाउंट को डेबिट करो। पहले उसके पास, उस ब्रोकर के पास, उस डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास आएंगे शेयर्स, फिर वो स्टॉक एक्सचेंज को इंस्ट्रक्शन देते हैं। मतलब क्योंकि अब यहाँ पर ना हमने मिडल मैन को इन्वॉल्व कर दिया है, तो पहले सामान मिडल मैन के पास आएगा फिर एक्चुअल बंदे के पास जाएगा। ठीक है, तो अगर यही काम आपने ब्रोकर के साथ किया है तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को कहा जाएगा कि आपको अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है विद द नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी शेयर्स है उसके साथ। उसके बाद ब्रोकर इंस्ट्रक्शन देगा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को कि डिलीवरी करो शेयर्स की पहले स्टॉक एक्सचेंज को। पहले स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा, जैसे स्टॉक एक्सचेंज के पास शेयर्स आ जाएंगे, उसके पास आ गए ना शेयर्स, तो अब यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को पहले पेमेंट करेगा। पहले ब्रोकर के पास पैसा आएगा, फिर जिस पर्सन ने सामान बेचा है यानी कि अपने शेयर्स बेचोगे, फिर ब्रोकर उसको पैसा देगा। यानी कि चेन की तरह काम करते हैं। ये सब काम को करने के लिए, डिलीवरी ऑफ शेयर्स और पेमेंट करने के लिए आपको T+2 का टाइम दिया जाता है। इसे बोलते हैं सेटलमेंट पीरियड। क्या बोलते हैं? सेटलमेंट पीरियड। क्या है ये? T+2। T मतलब ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन डे यानी कि जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन करी, +2 डेज।
तो T+2 हमारा सेटलमेंट टाइम पीरियड होता है यहाँ पर इस काम को करने के लिए। ठीक है, बस ये थी हमारी वर्किंग ऑफ डीमेट अकाउंट। अब इसी की हेल्प से हम लोग समझेंगे द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो अब हम पढ़ते हैं कि ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, यानी कि किस तरीके से हम स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करते हैं। इसको ध्यान रखने के लिए बिल्कुल वो चीज ध्यान रखो कि जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे कि अगर सपोज करो आपको ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है तो सबसे पहले आप सिलेक्शन करते हो ना कि यार कौन सी ऐप के थ्रू आपको ये काम करना है। आपके पास जोमेटो है, स्विगी है, उबर ईट्स है, हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले आपका काम यही होता है कि आपको एक सिलेक्शन करना होता है एक पर्टिकुलर ऐप का, जहां पर जाकर बेसिकली आप अपना एक रजिस्ट्रेशन करते हो, आप अपनी एक मेंबरशिप बनाते हो जहां पर आप अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स एंटर करते हो ताकि उसी डिटेल के अकॉर्डिंग वो आपके फूड को प्रोसेस करके आप तक डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, अच्छा जब आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है, सपोज आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने ऐप का सिलेक्शन कर लिया, आपने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, उसके बाद आपको सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। अब आप उनके मेन्यू पे जाते हो, फिर आपको जो चीज चाहिए आप उसे सर्च करते हो। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम जिस रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करते हैं उसी से परचेज कर लें। हम कई बार ना प्राइसेस भी मैच करने की कोशिश करते हैं, कई बार अलग अलग एप्स के थ्रू भी ये काम करने की कोशिश करते हैं कि बेस्ट प्राइस कहाँ अवेलेबल है। उसके बाद हम कार्ट में अपना जो भी हमारा आइटम है वो सारा डालते हैं और उसके बाद पेमेंट्स ऑप्शन आते हैं। अब कैश ऑन डिलीवरी करना है, यूपीआई करना है या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है, ये सब चीजें हमारी चलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है ट्रेडिंग प्रोसीजर भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। यहाँ पे भी हमें जब स्टॉक मार्केट में डील करना है तो हमें भी ना बीच में एक मिडलमैन चाहिए। जैसे आपको किसी रेस्टोरेंट से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है तो आपको बीच में मिडलमैन चाहिए स्विगी और जोमेटो के नाम का। ऐसे यहाँ पर हमारे पास होते हैं ब्रोकर्स। तो सबसे पहला काम ही हमारा यही है कि हम स्टॉक मार्केट में डील करने जा रहे हैं, हम स्टॉक एक्सचेंज के साथ डील करने जा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली डील नहीं कर रहे हैं। एज एन इन्वेस्टर हमें एक ब्रोकर का सिलेक्शन करना होगा। कंपनी डायरेक्टली जा रही है बट एज एन इन्वेस्टर हमें ब्रोकर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं जहां पर ब्रोकर और इन्वेस्टर एक एग्रीमेंट में आते हैं। वो एक इन्वेस्टर को साइन करना पड़ता है एक ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट और क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब आप अपनी पूरी डिटेल ब्रोकर के पास सबमिट कराओगे, उसके अंदर आपकी पेन डिटेल्स तो कंपलसरी होती है देनी, उसके अलावा आपका नेम, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस वगैरह वो सारी चीजें आपको देनी पड़ती है। उसके बाद आपका एक डीमेट अकाउंट खोला जाएगा, यानी कि जो इन्वेस्टर है वो अपना एक डीमेट अकाउंट, अच्छा डीमेट अकाउंट को हम बेनिफिशियल अकाउंट भी कहते हैं, बेनिफिशियल ओनर अकाउंट, ठीक है, वो आपका खोला जाएगा विद अ बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती है वो बैंक के थ्रू होती है, तो आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना होगा अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कोई एक बैंक भी हो सकता है, कोई एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ आपको ये काम करना होगा ताकि आप अपनी सिक्योरिटीज को होल्ड कर सको, ट्रांसफर कर सको, ठीक है। जब ये डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, यानी कि वही जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका अकाउंट ओपन हो गया, अब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब ऑर्डर प्लेस करने के लिए एज एन इन्वेस्टर आप ब्रोकर को ये बताओगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप खरीदना या बेचना चाहते हो और किस प्राइस पे। जैसे अगर हमें अपना घर बेचना होता है तो हम डीलर के पास जाते हैं ना, या खरीदना होता है तो उसे बताते हैं कि यार हमें एक घर चाहिए, इतने गज का चाहिए, इतनी प्राइस पे चाहिए, और अगर बेचना है तो भी बता के आते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर को भी बताना होगा ब्रोकर को कि हमें इतने नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए खरीदने के लिए, बेचने के लिए इस प्राइस पे। और उसी के बाद ब्रोकर आपको ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप देता है। जब ऑर्डर प्लेस करते लिखा था ना योर ऑर्डर हैज बीन प्रोसेस्ड वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन, तो बस इसी तरीके से ब्रोकर भी इन्वेस्टर को एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप देता है। उसके बाद जब आपकी तरफ से कोटेशंस मिल गई हैं, अब ब्रोकर क्या करेगा, ऑनलाइन कनेक्ट करेगा स्टॉक एक्सचेंज के साथ, वो मैच करेगा द बेस्ट प्राइस अवेलेबल। ये आप मैट्रिमोनियल की वेबसाइट से भी देख सकते हो, सब लोग अपने अपने बायोडाटास जो हैं वहां पर लिख कर रखते हैं, सबमिट करके रखते हैं, फिर वो उस मैट्रिमोनियल वेबसाइट का काम होता है दोनों को मैच करना। तो यही काम यहाँ पे कौन कर रहा होता है, ब्रोकर कर रहा होता है कि इन्वेस्टर ने उसे सारी डिटेल्स बता दी है, अब वो स्टॉक एक्सचेंज में जाकर उस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि मेरे इन्वेस्टर ने जो मुझे स्पेसिफिकेशन दी है उस स्पेसिफिकेशन को कहाँ हम पूरा कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैचिंग चल रही है।
ढूंढते ढूंढते मैचिंग करते करते जब उसे बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि और आगे स्टेप लिया जाता है जहां पर ब्रोकर इन्वेस्टर को ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप दे देता है। तो ये इस चीज की श्योरिटी होती है कि आपने जो हमें स्पेसिफिकेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हमें एक और क्लाइंट मिल गया है और आपस में अब ये डील हो सकती है। तो यहाँ पे तो सिर्फ ऑर्डर का कंफर्मेशन हुआ था, यहाँ ट्रेड हो गया है, यानी कि अगर आप बेचने जा रहे थे तो बेचने का काम हो गया, खरीदने जा रहे थे तो खरीदने का काम हो चुका है। उसके बाद जैसे ही आपका ये एग्जीक्यूशन होता है आपको मिलेगा एक कॉन्ट्रैक्ट नोट। ब्रोकर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाएगा जिसमें पूरी डिटेल्स लिखी होगी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे या बेचे गए और किस प्राइस पे। और ये इसीलिए किया जाता है कि कल को अगर डिस्प्यूट्स हो तो उसको सेटल किया जा सके, तो एक तरीके का प्रूफ होता है। उसके बाद आप जो स्टॉक एक्सचेंज, अब स्टॉक एक्सचेंज में तो ना जाने कितने सारे लोग डील करते होंगे, तो स्टॉक एक्सचेंज हर एक ट्रांजैक्शन को एक यूनिक ऑर्डर नंबर दे देती है। जैसे हमारा ऑर्डर जब हम करते हैं तो उसको एक ऑर्डर नंबर मिलता है ना, सबका ऑर्डर नंबर अलग अलग होता है, बैंक अकाउंट में सबका अकाउंट नंबर अलग होता है, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज भी हर एक ट्रांजेक्शन को एक ऑर्डर नंबर असाइन करती है। उसके बाद जब ये सब काम हो गया अब होगा डिलीवरी ऑफ शेयर्स और मेकिंग द पेमेंट। अब ब्रोकर या तो इन्वेस्टर्स को शेयर डिलीवर कर देगा, अगर इन्वेस्टर ने सामान खरीदा है, अगर इन्वेस्टर शेयर्स खरीद रहा था तो उसको उसके शेयर्स मिल जाते हैं, अगर इन्वेस्टर अपने शेयर्स को बेच रहा था तो उसको कैश ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब वही बैंक के थ्रू। दोनों में से जो कोई भी एक काम हो रहा होगा, ये बाइंग के लिए सेलिंग के लिए। इस दिन को बोला जाता है पे इन डे, ये नाम आपको याद रखना है। पे इन डे कौन सा डे है? जिस दिन ब्रोकर इन्वेस्टर्स के साथ डील कर रहा है, जिस दिन ब्रोकर इन्वेस्टर को या तो शेयर्स दे रहा है या उसको पेमेंट दे रहा है, ठीक है, यानी कि ब्रोकर की साइड से जा रहा है सामान। उसके बाद होता है सेटलमेंट। अब सेटलमेंट क्या होता है? इधर कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड इन डे बिफोर द T+2 डे। अभी T+2 क्या होता है? हमने भी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि T+2 होता है सेटलमेंट पीरियड। सेटलमेंट पीरियड मतलब कि T का मतलब है ट्रांजैक्शन डे प्लस 2 डेज आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं अपने ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेटलमेंट साइकिल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। T+2 डे से पहले या तो कैश पे किया जाना चाहिए या सिक्योरिटीज डिलीवर्ड हो जानी चाहिए, ठीक है, आउट डे में, जो कि T+2 डे माना जाता है। यहाँ पे अब स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को या तो शेयर डिलीवर करेगी या फिर पेमेंट कर देगी, ठीक है, और इसी डे को क्या बोला जाएगा? पे आउट डे। और जैसी ब्रोकर के पास ये चीज आती है 24 घंटे के अंदर अंदर उसको इन्वेस्टर तक ये चीज पहुंचानी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से पे आउट डे वाले दिन भी ये काम चलता है, यानी कि उस दिन स्टॉक एक्सचेंज की साइड से काम हो रहा है। अब उसके बाद लास्ट में डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमेट अकाउंट। अब आपके पास या तो पेमेंट आ गई है, शेयर्स डिलीवर हो गए हैं, उसके बाद ब्रोकर क्या करेगा? आपने जो भी उसको डिटेल्स प्रोवाइड कराई होंगी उस डिटेल्स के बेसिस पर वो डीमेट अकाउंट जो होगा इन्वेस्टर्स का उसके अंदर उसके शेयर्स को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमारे पास ट्रेडिंग प्रोसीजर है। तो हमने ना स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ लिया है, बट इसको रूल करने के लिए हमारे पास एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका नाम है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही रहेगा, सेबी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 में हमारा लास्ट टॉपिक है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और हमने लास्ट क्लास में ना स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, बट उस पूरी स्टॉक मार्केट को, उस पूरी शेयर मार्केट को, उस पूरी स्टॉक मार्केट को रूल करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहते हैं, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है सभी स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब ये स्टॉक मार्केट हमारी स्टार्ट ही हुई थी तो इनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी, कोई कंट्रोलिंग बॉडी ही नहीं थी, सभी लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें होने लगी। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि जब अंदर की बातें, जो डायरेक्टर्स हैं उन लोगों ने क्या किया, कंपनीज की जो इंफॉर्मेशन है, इंटरनल इंफॉर्मेशन, उसको लीक करना शुरू किया, जिसकी वजह से उसका इंपैक्ट पड़ा शेयर प्राइसेस के ऊपर। प्राइस को अननेसेसरी हाई दिखाना, बहुत सारी ट्रेड माल प्रैक्टिसेस इस्तेमाल होने लगी थी शेयर मार्केट के अंदर। तो उन्हीं सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको ये नीड लगी कि ऐसी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर सके और उसके रिगार्डिंग रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बना सके। तो हम इसको बिल्कुल उसी तरीके से कंपेयर करते हैं कि जैसे सभी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारे यहाँ पर, उसी तरीके से पूरी स्टॉक मार्केट के ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
ठीक है। इस रेगुलेटरी अथॉरिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, और स्टैट्यूटरी बॉडी ये जब बनी, ये सेबी एक्ट के अंडर बनी थी, यानी कि कब इसको लीगल स्टेटस बना था, 12 अप्रैल 1988 को इसको बना दिया गया था। ये एस्टैब्लिश्ड हो चुकी थी 12 अप्रैल 1988 को, बट इसको जो लीगल स्टेटस मिला था वो मिला था 30 जनवरी 1992, इसको लीगल स्टेटस दिया गया। ठीक है। और बनाया क्यों गया इसे एस्टैब्लिश किया गया टू प्रमोट orderly healthy growth of securities market and fair investor protection, ताकि हम ये जो हमारी स्टॉक मार्केट है, सिक्योरिटीज मार्केट है, उसे ऑर्डरली और हेल्दी वे में ग्रो कर सके। मतलब देखो, हम स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल जुआ खेलने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी कोई एक ऐसी माल प्रैक्टिसेस करने के लिए नहीं कर रहे हैं स्टॉक मार्केट का यूज जहां पर हम इन्वेस्टर्स को ठग सके। हम यहाँ पर लोगों को उनके पैसे का सही इस्तेमाल करना समझा रहे हैं कि अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो आप कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो उसी चीज के लिए हमने सेबी को एस्टैब्लिश किया ताकि इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। अब क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या गोल्स थे सेबी के जब उसको बनाया गया? पहला गोल था टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंजेस, जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उन सभी को रेगुलेट करना है और पूरी सिक्योरिटी इंडस्ट्री को रेगुलेट करना है ताकि इनके यहाँ पर बिना किसी रुकावट के स्मूथली ऑर्डरली फंक्शनिंग हो सके। सबको नॉर्म्स दे दिए गए हैं, सबको पता है, पूरी स्टॉक मार्केट को पता है कि सेबी क्या क्या गाइडलाइंस इशू करती है। वहां काम करने वाले जो लोग हैं उन सबको भी पता है कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर एक यूनिफॉर्म नॉर्म्स बना दिए गए हैं। टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, हम यहाँ पे जो लोग पैसा इन्वेस्ट करने आएंगे उन लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस देंगे और उनको एडुकेट करेंगे। ये थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट द ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस, जितनी भी धोखाधड़ी हो रही है यहाँ पर उन सभी चीजों पर रोक लगाई जाएगी, पेनल्टीज चार्ज की जाएंगी। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था सेबी का। To regulate and develop a code of conduct for the intermediaries to make them competitive and professional। अब क्योंकि जो मेन रोल होता है ना यहाँ पे वो बेसिकली इंटरमीडियरीज का ही होता है, हमारे जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं वही मेन काम कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो उन सभी लोगों के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप किए गए ताकि उनको भी रेगुलेट किया जा सके। मतलब ये नहीं कि कोई भी आए और कैसे भी आके काम करना शुरू कर रहा है, हमने सबके लिए कुछ यूनिफॉर्म रूल्स, कुछ नॉर्म्स बना दिए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप कर दिया है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो ऐसे काम किया जाता है। ये कोई नॉर्मल गली मोहल्ले का काम नहीं है कि लोगों का पैसा लेके ब्याज ले लिया आपने, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनीज के शेयर्स में डीलिंग की जा रही है, उनके स्टॉक्स में डीलिंग की जा रही है, तो एक सही तरीके से होगा, प्रोफेशनल तरीके से होगा, कॉम्पिटिटिव तरीके से होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए। अब आते हैं सेबी के फंक्शन। अब सेबी को जब बनाया गया तो सेबी के कुछ फंक्शंस डिजाइन किए गए और सेबी के फंक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल और प्रोटेक्टिव। ठीक है, यानी कि जो सेबी है वो इन 3 तरीके से, ये 3 रोल प्ले कर रहा है। वो रेगुलेटरी बॉडी का भी रोल प्ले करेगा, वो हमारे लिए डेवलपमेंट करने का भी रोल प्ले करेगा कि किस तरीके से शेयर मार्केट को डेवलप किया जाएगा, और प्रोटेक्टिव फंक्शन ये बताएगा कि किस तरीके से मार्केट में जितने भी लोग काम करते हैं उन सबका प्रोटेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेगुलेटरी फंक्शन से कि किन किन चीजों को सेबी रेगुलेट करता है। सबसे पहला उसने ये बोला कि जितने भी लोग यहाँ काम करेंगे सबका रजिस्ट्रेशन होगा, सबको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर आप मेंबरशिप लोगे तो ही यहाँ के मेंबर कहलाओगे, ऐसे कोई भी आके यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन होगा किस किस का, ब्रोकर का, सब ब्रोकर्स का, और कोई भी अगर अदर प्लेयर है मार्केट के अंदर, मतलब किसी भी तरीके से आप अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हो तो सबको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड द म्यूचुअल फंड्स। क्या बेच रहे हो लोगों को, किस चीज में डील कर रहे हो आप, तो उन सभी चीजों का आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। आप जो भी स्कीम यहाँ पर, जिस भी स्कीम में आप डील करते हो या जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं आपके पास, उन सभी चीजों का भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब कल को जैसे कहते हैं लोग ताजमहल बेच देते हैं बाहर वाले टूरिस्ट को, तो ऐसे ये थोड़ी कि कोई भी आएगा कुछ भी बेच देगा स्टॉक मार्केट के अंदर आके। किस चीज में आप डील कर रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद रेगुलेशन होगा यहाँ पे किन लोगों का, जो आपके स्टॉक बैंकर्स होंगे, जो आपकी पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस होंगी, अंडर राइटर्स होंगे, मार्केट बैंकर्स होंगे, जो बिजनेसेस हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, या जो भी इंटरमीडिएरीज हैं, उन सभी को यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेशन ऑफ द टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनी। अब यहाँ पे क्या होता है, बिडिंग भी होती है,
आपको पता ही है कि शेयर मार्केट के अंदर बिडिंग भी होती है, तो यहाँ पर अननेसेसरी जो प्राइसेस हैं वो अचानक से हाई ना की जाए या लो ना की जाए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर। तो उन सब चीजों को भी, टेक ओवर बिड्स को भी ध्यान में देती है कौन? सेबी। Calling for the information by undertaking the inspection, conducting the inquiries and audits of the stock exchange। कभी भी स्टॉक एक्सचेंज इंक्वायरी बिठा सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज की, आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकती है, वो लोग इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कभी भी ये काम किया जा सकता है, चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे कोई ब्रोकर वहां पर काम कर रहा है, कोई इंटरमीडिएट, इन सभी का इंस्पेक्शन हो सकता है। लिवाइंग द फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ एक्ट, और अगर कभी जरूरत पड़ती है तो ये लोग फीस वगैरह भी आप लोगों से अदर चार्जेस भी चार्ज कर सकते हैं। अपने एक्ट के अंदर जो इन्हें पर्पस फिल करना है, उस पर्पस के लिए कभी भी किसी भी तरीके की फी या चार्ज लगाया जा सकता है। परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, और वो अपने सारे जो भी उनके पास राइट्स हैं, जो भी उनके पास पावर्स हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं, उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बना हुआ है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जिसको किसने और ये जो अथॉरिटीज है ये किसने डेलीगेट किए? सेबी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये सारे रेगुलेशन वाला जो काम है वो आता है रेगुलेटरी फंक्शन में। यहाँ पे हमने सिर्फ ये सीखा कि कैसे मार्केट के अंदर काम करने वाले लोगों को, और जो आप मार्केट के अंदर स्टॉक्स में डील कर रहे हो, उन सब चीजों को कैसे रेगुलेट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बाकी हम डेवलपमेंटल और प्रोटेक्टिव फंक्शंस देखते हैं कि सेबी कैसे करता है उसे। सेकेंड फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे डेवलपमेंट फंक्शन, यानी कि सेबी स्टॉक मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करने के लिए क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। जितने भी लोग यहाँ पे एज अ मिडल मैन, एज एन एजेंट, एज अ ब्रोकर काम करने वाले हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। किसके थ्रू? सेबी के थ्रू। मतलब सेबी इस तरीके से कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, जहां पर सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर उनको ट्रेन किया जाता है। सेकेंड है कंडक्टिंग द रिसर्च एंड पब्लिशिंग द इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर सेबी क्या करती है? टाइम टू टाइम रिसर्च कंडक्ट करती है, और जो भी वो इंस्पेक्शन करते हैं उसके रिजल्ट्स को पब्लिश किया जाता है, ताकि जो इन्वेस्टर्स है या जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नॉलेज मिल सके कि ये कंपनी क्या काम कर रही है या स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से काम करता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जितने भी लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले, उन्हें पता लग सके, तो उसके लिए भी सेबी पूरी तरीके से लोगों के लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट undertaking the measures to develop the capital market by adapting a flexible approach। अब देखो, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ, इस शेयर मार्केट के साथ, इस स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े। तो अगर फ्लेक्सिबल अप्रोच होगी तो ही तो लोग आ पाएंगे ना। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं आज तक भी कि शेयर मार्केट क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। तो लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए ये बहुत सारे ऐसे मेजर्स करते हैं ताकि हम कैपिटल मार्केट को डेवलप कर सके और हमारी कैपिटल मार्केट ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये 3 डेवलपमेंट फंक्शन है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास प्रोटेक्टिव फंक्शंस। अब प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाएगा? अब यहाँ पे वही देखो, कोई भी बिजनेस हो, जैसे कोई भी बिजनेस बिना रिस्क और बिना लॉस के नहीं हो सकता, ऐसे कोई भी बिजनेस धोखाधड़ी के बिना भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर भी कुछ इस तरीके की धांधलेबाजियां चलती होंगी। तो उसके लिए सेबी क्या करता है? प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ऐसी किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और फ्रॉड से जुड़ी हुई चीजों को सेबी सपोर्ट नहीं करता है, उसने उन सभी चीजों पर रोक लगा रखी है। कंट्रोलिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग द पेनल्टीज फॉर सच माल प्रैक्टिसेस। यहाँ पे वो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कई बार क्या होता है कि शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग किए बिना ही अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफर कर दी जाती है, यानी कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो जो सीक्रेट्स होते हैं वो शेयर कर दिए जाते हैं डायरेक्टर्स के थ्रू, और ट्रेडिंग अंदर ही अंदर हो जाती है। और अगर कोई इस काम को करते हुए पकड़ा जाता है तो सेबी उन सभी लोगों के ऊपर पेनल्टीज लगाती है। जो स्कैम 1992 है, कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग उसके अंदर दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद अंडरटेकिंग द स्टेप्स फॉर द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए जो भी कुछ कर सकती है सेबी, वो सारे काम करती है। लास्ट, प्रमोशन ऑफ द फेयर प्रैक्टिसेस एंड द कोड ऑफ कंडक्ट इन द सिक्योरिटीज मार्केट। उसके बाद सिक्योरिटीज मार्केट के लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं। उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने डिवाइस किया, तो सभी लोग उस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। फेयर प्रैक्टिसेस होगी, किसी भी तरीके की आपको लोगों को ठगने वाली या धोखा देने वाली चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के रोल प्ले करता है सेबी
रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ सेबी, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, तो दोनों तरीके से आप इसको प्रिपेयर करें। इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि वो कुछ फंक्शंस यहाँ पर केस स्टडी के अंदर मेंशन करेंगे। पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि कौन सा वाला फंक्शन है, वो रेगुलेटरी फंक्शन है, डेवलपमेंटल फंक्शन है या प्रोटेक्टिव है। फिर वो कहेंगे एक मेंशन कर दिया, वो कहेंगे पहले तो उससे पहचानो कि कौन सा है, फिर इसके अदर कोई 2 और 3 फंक्शंस आप खुद एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट का जो चैप्टर था ये हो चुका है आज खत्म। ठीक है।